बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी लंदन से आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज दो बहुत ही अहम खबरें हैं। पहली खबर, FATF पाकिस्तान की कौम को खुशखबरी सुनाई गई है। ये खुशखबरी क्या है और FATF की पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत थी, हमने कितनी पूरी की। कुछ खबरें मीडिया पे ऑलरेडी चल रही हैं, इन खबरों की सदाकत क्या है, इंडियन मीडिया क्या कह रहा है और पाकिस्तान का मीडिया इसे काउंटर करने के लिए क्या कह रहा है और इस वक्त पेरिस में क्या कुछ हो रहा है। हमें आज खुसूसी तौर पे मोहम्मद यूनुस खान साहब जो जर्नलिस्ट हैं और मुसलसल FATF को रिपोर्ट कर रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं, इस पर हम उनसे तफसील से पूछेंगे कि वहाँ की क्या खबर है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और जिस तरह मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें, इसमें क्या फ़र्क है और पाकिस्तान को किन सिफारिशात का जो कहा गया है, जो सिफारिशात और जो मुतालबा पाकिस्तान से किया गया है, इसमें कितनी सदाकत है। दूसरी अहम खबर नवाज शरीफ के हवाले से है। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर आज शाया हुई जिसमें कहा गया नवाज शरीफ की हवालगी का मामला उठाया गया है, बरतानवी हुकूमत के साथ ख़त लिखा गया है। ये खबर क्या है व्यूअर्स, पहले हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की खबर और जो नकात हैं इस पर जाने से पहले जो पाकिस्तान के हवाले से कहा गया है वो क्या है आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद यूनुस खान साहब मौजूद हैं पेरिस से वीडियो लिंक के ऊपर और ये तमाम सवालात जो खुशखबरी कौम को सुनाई गई है इसमें कितनी सदाकत है और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, इस पर इनसे बात कर लेते हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताएं, FATF बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पाकिस्तान के लिए, खुसूसन इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और जो इंटरनेशनल जो मालियाती इदारे हैं उन सब हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे और पाकिस्तान के अंदर मईशत जो है वो पनपेगी। कितना इंपॉर्टेंट था ये FATF पाकिस्तान के लिए ग्रे लिस्ट से निकलना ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुआ क्या है सर अभी वहां पर, क्योंकि 19 को एक कुछ खबरें पाकिस्तान का जो मीडिया कोट कर रहा है उसके मुताबिक कोई एलामिया भी दिया गया है, ब्रीफिंग भी हुई है। असल ग्राउंड पे क्या हो रहा है, हमें अपडेट करें इस हवाले से। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास यहाँ पे 21 से 23 तक जारी है। 19 तारीख को यहाँ इनकी जो वेब सेमिनार जो हुआ था और उसमें सिर्फ आपस में डिस्कशन हुई थी कि रूल रेगुलेशन को किस तरह हमने फॉलो करना है, किस तरह बातचीत करनी है। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया था, दूसरे ममालिक ने अपना मौक़िफ़ पेश किया था। उसमें जो अभी 21 से 23 तक होगा उसमें डिस्कशन होगी। मसला ये है कि हमारे जितनी भी ज़्यादातर मीडिया में ये चीज़ें होती हैं हक़ाइक़ के बरअक्स होती हैं और वो सोशल मीडिया से जो चीज़ें होती हैं वो उठा लेती हैं। हमारे पास इस टाइम मैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो ऑफिस में मैं एक रिटायर्ड जर्नलिस्ट हूँ, वहाँ पे मेरा रोज़ाना के हिसाब से जाना होता है और वहाँ से जो हमें प्रेस रिलीज़ मिलती है उस हवाले से अभी तक इन्होंने कोई एलामिया जारी नहीं किया है। एलामिया जो जारी होगा वो इस जुमे को होगा 23 अक्टूबर को और उससे पहले अभी तक कोई एलामिया जारी नहीं हुआ है। पाकिस्तान के लिए इतना बहुत अहम है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं दूसरे ममालिक के साथ बैंकिंग के सेक्टर में खासकर ग्रे लिस्ट से हम उससे बहुत इफेक्ट हो रहे हैं और अगर हम ग्रे लिस्ट से निकलते हैं तो पाकिस्तान के माशी तौर पर ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि ग्रे लिस्ट की वजह से एक खास हद तक बहुत से कंपनियों के साथ हम कारोबार भी नहीं कर सकते और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी जो इफेक्ट हो रही है। जी। अच्छा खान साहब ये बताएं, ये जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है नकात बताए जा रहे हैं, गालिबन 5 के ऊपर अमल हुआ और बड़ा मुफस्सिल रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि क्या कहा गया है, क्या होगा। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन की जा रही है पास रिपोर्ट्स के ऊपर, और जो सितंबर में एक रिपोर्ट आई थी उसकी बुनियाद के ऊपर सिर्फ कैलकुलेट किया जा रहा है कि ये हो सकता है, ये नहीं होगा। इतने नकात हमने पूरे किए हैं क्योंकि ये FATF हमारे सुनने वालों के लिए भी बड़ी एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी कि आपने किस तरह फाइनेंशियल मॉनिटरिंग करनी है, इदारे किस तरह काम करेंगे। तो ये भी बताएं कि ये सिर्फ प्रेडिक्ट किया जा रहा है पास्ट जो ब्रीफिंग्स थी उसकी बुनियाद के ऊपर और अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। नहीं, ये जो एशिया पैसिफिक है यहाँ पे जो उसकी जो रिपोर्ट्स आई थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को सिफारिशात आई थी उस हिसाब से ये बात की जा रही है। और चूंकि एशियन जो है वो इंडियन लॉबी के ज़्यादा ज़ेर असर है तो उस वक्त वो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा था कि बहुत से इकदाम ऐसे हैं जो कि नहीं किए गए हैं, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सानवी होती हैं। जो फाइनल फैसला होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हेडक्वार्टर में किया जाता है। इस तरह यहाँ पे इनके अफ्रीकन स्पेसिफिक बोर्ड भी है, एशियन स्पेसिफिक बोर्ड भी है, यूरोप के लिए भी अपना एक स्पेसिफिक बोर्ड है। तो ये वो जो पहले एशियन स्पेसिफिक बोर्ड की तरफ से जो सिफारिशात आई थी उस हवाले से हमारी मीडिया बात कर रहा है। और अब ये भी बता दें ये टाइमलाइन क्या है। अब 21 तारीख आज का दिन, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, किस तरह
ये जो खबरें इस वक्त मीडिया पे हैं, मुबारकबाद दी जा रही है। हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकले। यकीनन निकलना चाहिए, पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस वक्त ये टाइमलाइन क्या है? आज क्या हुआ, कल क्या होगा और परसों क्या होगा? देखिए, आज और कल में जितनी भी इकदामात हैं उसका जायजा लिया जाएगा। अगर इनके जहन में कुछ सवालात होंगे वो पाकिस्तानी वफद से वर्चुअल तरीके से जो वेब के थ्रू पे वो इंफॉर्मेशन लेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड हुए तो 23 तारीख को फैसला सुना दिया जाएगा और 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ के मुकामी 4 वक्त के मुताबिक 4 बजे यहाँ पे इस हवाले से सारी तफसीलात बता दी जाएंगी। न सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि दूसरे ममालिक भी इसमें जो शामिल है उसके हवाले से भी जो है वो फाइनल फैसला सुना दिया जाएगा। अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से जो भी हमारी मीडिया में खबरें चली है वो एशियन पैसिफिक जो फैटफ का जो एक जिली इदारा है उसकी जो सिफारिशात है उस हवाले से जो है ना वो खबरें आ रही हैं। अच्छा खान साहब, ये भी बताएं कि ये जो ब्रीफिंग है, ये 23 तारीख को आपने कहा कि दी जाएगी, और इंडिया का क्या इस वक्त ऑब्वियसली वहां का मीडिया भी उसी तरह रिपोर्ट कर रहा है जिस तरह पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो हमें ये समझ में आता है कि क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, इंडिया कहता है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जाएगा, धकेल रहे हैं, और पाकिस्तान ने चीजें पूरी नहीं की। एक चीज समझ में आती है क्योंकि उनकी हॉस्टिलिटी है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान का मीडिया उसे काउंटर करने के लिए चीजें बता रहा है। इंडिया का असल में इस वक्त क्या पोजीशन है इस पूरे सिनेरियो में, और कितना इफेक्ट कर सकता है पाकिस्तान की कोशिशों को? देखिए, यहाँ पे इस दफ़ा जो हालात हैं वो पहले हालात के निस्बत बहुत तब्दील हो चुके हैं। इंडिया पिछले सेशन में भी यही कह रहा था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इंडिया के मीडिया में भी खबरें चली हैं, वो हमने खबर दी थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा और उनको डू मोर का कहा जा रहा है। यहाँ पे अब चूंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, यहाँ पे आप अगर आप समझ सकते हैं कि जो कोरोना है उसने पूरी दुनिया के ममालिक के जो इकोनॉमी है उसको मुतासर किया है। तो पाकिस्तान भी कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट जाता है। पाकिस्तान ने इकदाम भी किए हैं, जो भी कानून साजी भी की है और जो भी उन्होंने कहा है, और इकोनॉमी भी जो कोरोना की वजह से, तो ये हमें एक प्लस पॉइंट जाता है कि हमारे लिए बेहतरी के आसार नज़र आ रहा है और मुमकिन यही है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। खान साहब, जाते जाते ये भी बता दें, और अगर आप अपना फ्रेम भी थोड़ा सा सही कर सकें, थोड़ा सा गैप, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये भी बताएं कि जो तारीख दी गई है ये भी स्पेकुलेट की जा रही है कि फरवरी तक पाकिस्तान को टाइम दिया जाएगा, तो ये स्पेकुलेशन भी है तारीख के हवाले से। इस पे भी रोशनी डाल दें कि असल जी, है क्या? लेकिन जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता हम ये नहीं कह सकते फरवरी तक। फरवरी में इजलास होगा, हर 4 महीने के बाद होता है। ये फरवरी, जून और अक्टूबर में हर साल जो 3 महीने होते हैं इसके अंदर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास होता है। तो ये उस हवाले से ये तारीख दी जा रही है कि अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखते हैं तो उनको मजीद दो मुल्का कहा जाएगा और फरवरी में जो है उसके मजीद जो इकदाम है उसका जायजा लिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ें अभी कबलेज वक्त है। मैं वही चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि फ्राइडे को 23 को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें चीज़ें सामने आ जाएंगी। अभी तक इस हवाले से कोई भी ब्रीफिंग नहीं हुई है, ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से कोई इस तरह का बयान आया है। सिफारिशात क्या थी? जाते जाते हमें बता दें, पाकिस्तान को क्या सिफारिशात की गई थी जिस बेसिस पे पाकिस्तान का मीडिया, भारत का मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया ऑब्वियसली उसे काउंटर कर रहा है और भारत का मीडिया उसे नेगेटिव तौर पे पेश कर रहा है। सिफारिशात क्या हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ नैरेटिव स्टेटमेंट्स डेवलप की जा रही हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से इकदाम का कहा था। पाकिस्तानी हुकूमत ने पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ पार्लियामान से बिल मंजूर करवाए बल्कि इस हवाले से बड़े अमली इकदाम भी किए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से इंटरनेशनल बैंकिंग के साथ भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ताउन किया है। लेकिन जो एशिया पैसिफिक का इजलास था उसमें चूंकि इंडियन लॉबी ज़्यादा मजबूत होती है और हमेशा यही होता रहा है, तो उसमें पाकिस्तान के हवाले से बाज़ मामलात पे उन्होंने कहा है कि अभी तक पाकिस्तान ने कानून साजी किया तो की है, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान ने गिरफ्तारियाँ वो नहीं की हैं, पाकिस्तान में उस कानून के तहत किसी को सजाएं नहीं हुई हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आप कम अज़ कम अपने कवानीन पर अमल दरामद भी कराएं। तो ये एक चीज़ें थी जो एशिया पैसिफिक में इंडिया ने जो ये बात की थी और उस हवाले से फिर बाज़ मीडिया ये खबरें चला रही है। लेकिन एशियन पैसिफिक जो फाटफ का जो बोर्ड है
वो सिर्फ सिफारिशात देती है, जो फाइनल फैसला होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हेडक्वार्टर में उसका फैसला किया जाता है। और जो दूसरे ममालिक हैं, जो यूरोप हो गया, अमेरिकन हो गया, ये भी सारे इस पे चीज़ों पे असरअंदाज होती है। हाँ साहब, ये जाते जाते एक सवाल मेरे ज़हन में आया। आई एम टेकिंग योर टू मच ऑफ योर टाइम, लेकिन ये मुझे बता दें कि ये टेररिज्म तो हमें समझ में आता है, मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत सारे केसेस पाकिस्तान में चल रहे हैं पॉलिटिशियंस के। तो जब एफएटीएफ कहता है कि सजाएं दी जाएं, तो उनका इशारा हर केस की तरफ है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, या स्पेसिफिकली वो केसेस जिनमें शवाहिद मौजूद हैं, या इंटरनेशनल जो और जो आपके इंस्टीट्यूशंस थे जो मॉनिटर करते हैं कि पैसा किस मुल्क से कहां पर गया, क्या चेक एंड बाउंड्रीज थी, और बॉर्डर्स के ऊपर जो ये तरसील की जाती है पैसों की, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो ये किस तरफ उनका इशारा है? सजाएं किसी को जिन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, या सिर्फ टेररिस्ट जिनकी वो बात कर रहे हैं? लेकिन जी पाकिस्तान का ज़्यादातर जो फोकस रहा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो हमसे पूछते रहे, वो ये कि हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी के लिए, मजहबी दहशतगर्दी के हवाले से, जो टेररिज्म है उस हवाले से जो फिनांसिंग होती है, ज़्यादातर जो मसाजिद में भी जो चंदा वगैरह लिया जाता है जिहाद के नाम पे, इस चीज़ पे उनको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनका कहना था कि मजहबी जमातें यहाँ पे पाकिस्तान में न सिर्फ फंडिंग करती है, बल्कि दूसरे ममालिक भी इनको फंडिंग करते हैं, और उसके हवाले से ये न सिर्फ जायदादें लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और बाकायदा इसको एक कानून के तौर पे उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। तो ऐसे हुकूमत पाकिस्तान को इक़दामात किए जाने चाहिए कि यहाँ पे जो मजहबी इंतहा पसंद है वो मनी ट्रांसफ़र वगैरह दूसरे ममालिक वगैरह में ना करें, ताकि वो दहशतगर्दी ना कर सकें और दुनिया महफूज हो। तो ज़्यादातर इनका जो फोकस है वो रिलीजन टेररिज्म के हवाले से। व्यूअर्स, दूसरी अहम खबर फाइनेंशियल टाइम्स की है, जिसमें बरतानिया की हुकूमत को जो पाकिस्तान की तरफ से खत लिखा गया है, इसका हवाला दिया गया है। खत का मतलब ये था कि नवाज शरीफ बरतानिया में मौजूद हैं, अपने इलाज के लिए यहाँ पर 4 हफ्ते का कहकर आए, लेकिन अब तकरीबन 1 साल होने को आया है, नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं गए और उन्होंने वायलेट की हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसके तहत उन्हें बरतानिया आने की इजाज़त दी गई थी। और अब पाकिस्तान की अदालतों ने उन्हें कहा है कि वो सरेंडर करें, और इसके हवाले से इश्तिहार का भी रेफरेंस दिया गया और वारंट, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों के सामने पेश होना है। व्यूअर्स, इस खबर के अंदर जो हवाले दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वो मीडिया जो भारत का है इस मौके को गनीमत समझ रहा है और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है और मैलाइन करने की कोशिश की जा रही है। एक जंग की कैफियत हमें इनकी स्क्रीन्स पे नजर आती है। एक पाकिस्तान का वो मीडिया जो बहुत सारी खबरों को लंदन से दबा रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया जिसका मैंने हवाला दिया इंडिया के हवाले से, आपको याद होगा अपनी वीडियोज़ में मुतादिद बार मैं आपको कह चुका हूँ कि अब आप देखेंगे कि इंटरनेशनल सहाफ़ी एक्टिव होंगे और नवाज शरीफ के बयानिए को किस तरह वो आगे लेकर चलते हैं। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बरतानिया की हुकूमत की जिम्मेदारियां उन्हें याद करवाई गई हैं। हमने एक वीडियो की थी, आपको याद होगा, एक्सट्रेडिशन जो एडहॉक बुनियादों पर नवाज शरीफ को यहाँ से एक्सट्राडाइट किया जा सकता है, और ये कानून मौजूद है, लेकिन बरतानिया की हुकूमत देखना होगा इसे इस्तेमाल करती है या नहीं। लेकिन इस खबर के अंदर प्रीति पटेल के हवाले से कहा गया है कि इज़ अ ड्यूटी बाउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स आपके लिए। खबर में किस तरह इसको लिखा गया है कि प्रीति पटेल इज़ ड्यूटी बाउंड टू डिपोर्ट नवाज शरीफ। ड्यूटी बाउंड हैं कि नवाज शरीफ को वो यहाँ से डिपोर्ट करें। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू सर्व हिज जेल सेंटेंस फॉर करप्शन, हिज सक्सेसर गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड द यूके होम सेक्रेटरी इन अ लेटर सीन बाय द फाइनेंशियल टाइम्स। जो लेटर फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है और इसका भी हवाला दिया गया है। और यहाँ पर जिस रेफरेंस को वो कोट कर रहे हैं कि क्यों वो ड्यूटी बाउंड है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। और फिर यहाँ पर डेनियल ब्रूस जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हेड हैं, उनका भी बयान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेटर में ये लिखा गया है, द लेटर टू मिस पटेल अर्जेस हर टू यूज हर एक्सटेंसिव पावर्स to deport Mr. Sharif, arguing she is a duty bound to do so. It cites immigration rules का हवाला दिया गया है that the criminals sentenced to 4 years or more must be refused to leave to remain in UK. A Pakistani court has issued a warrant for Mr. Sharif arrest, the letter adds. वो शख्स जिसे 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की अपने मुल्क में सज़ा हो, कन्विक्टेड हो, मुजरिम हो, सज़ा याफ्ता हो, वो बरतानिया में नहीं रह सकता। इसका इमिग्रेशन लॉज का हवाला दिया गया है। व्यूअर्स, आपको याद होगा
कि हमने इससे पहले भी वीडियोस की और इस खबर के अंदर भी अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ का हवाला दिया गया है। कैसे दिया गया है, मैं आपके सामने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इस मामले को टेकअप करना और उनका इस हवाले से क्या कहना जो इस खबर में जिसका रेफरेंस दिया गया है। फॉरेन पॉलिटिशियंस डैनियल ब्रूस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हेड हैं, वो क्या कह रहे हैं। वो लिखते हैं कि फॉरेन पॉलिटिशियंस विद कन्विक्शन, सजाया याफ्ता सियासतदान रिलेटिंग टू करप्शन, यानी करप्शन करके जो पैसा बनाया गया और फिर उन्हें सजा हुई, शुड नॉट एंजॉय इम्प्यूनिटी इन ब्रिटेन, मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें यहां पे नहीं होना चाहिए। नॉर शुड देयर अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ, वो पैसा जो बनाया गया जिसके बारे में वो जवाब नहीं दे पाते, कानून मौजूद है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ कि बताया जाए ये पैसा कहाँ से आया, जदादें आपने कैसे बनाई। मजलिक रियाज साहब को पहले ही यहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी सवाल कर चुकी है कि जदादें ये पैसा कैसे आया, जवाब नहीं दे सके, पैसा वापस करना पड़ा। और इसके अलावा हमने आपको एक और भी एग्जांपल दी थी। अब ये भी सवाल अगर उठाया जाता है तो शरीफ खानदान के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे। स्टैश इन लग्जरी लंदन प्रॉपर्टीज फॉल आउट ऑफ द रीच ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, आप यहाँ पे लग्जरी अपार्टमेंट्स में रहते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट जो पाकिस्तान में यानी अपने अपने मुल्कों में जहाँ पे भी केसेस चल रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सिर्फ इन पर्टिकुलर इस केस की बात नहीं कर रहा, बल्कि अब ये मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं रहा बल्कि आलमी नौयत का ये मामला हो गया है। बहुत दफ़ा सवाल किया गया, बरतानिया के अंदर ये हेवन्स हैं, लोग अपने मुल्कों में सजा याफ्ता होते हैं, क्राइम करते हैं, करप्शन करते हैं और पैसा यहाँ पर लाकर एक बहुत ही पुरतायुश किस्म की ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। और अब इस मामले को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से भी उठाया गया। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। और जाते जाते मैं आपको बता दूं, हमने वो किताबें जिसका हवाला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने दिया था, वो किताबें हम तक पहुंच गई हैं। इसकी ट्रांसलेशन आपके सामने हम रखेंगे, उन नकात को उठाएंगे जिसका जिक्र किया गया माजी के अंदर भी। और पाकिस्तान की हुकूमतों ने, जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, बेनज़ीर और जरदारी की हुकूमत थी, इन्होंने कभी इन क्लेम्स को चैलेंज क्यों नहीं किया। और याद रखिएगा, FATF मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और वो चीज़ें जो बरतानिया के अंदर बहुत सारी ऐसी खबरें मौजूद हैं जिसमें बैंक्स का जिक्र किया जा रहा है। इंडिया के अंदर वो बैंक्स जो इन्वॉल्व रहे मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, बरतानिया में किस तरह पनाह दी जाती है, ये भी सवाल उठाया जा रहा है बरतानिया के कवानीन के हवाले से। इस पर हम तफसील से वीडियोस करेंगे और जो अगली हमारी वीडियो होगी इस पूरे सेटअप के ऊपर होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से क्या शवाहिद मौजूद थे इन किताबों के अंदर, किस तरह पाकिस्तान की हुकूमतों के हवाले से डिटेल्ड में एनालिसिस किया गया और स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, इंटरव्यूज़ मौजूद हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इस किताब को लिखा गया। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।